हमारा पीजीटी फिजिक्स सॉल्यूशन और ये पार्ट 7 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 111 से 120 डिस्कस किए जाएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक करंट I1 and I2 are set into concentric circular coil in a plane as shown in figure. इनके रेडियस 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर गिवन है। पूछा है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट कितना होगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो पहले तो अगर कोई कोयल है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। इसके अलावा जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है बी डॉट ए, बी इंटू में एरिया। और जो रिलेशन बिटवीन फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्शन है वो है पाई इक्वल टू बी एम इंटू में आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाता है फ्लक्स अपॉन में करंट। तो पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। वैसे मैं डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ बट एक बार समझा देता हूँ कि इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हमारी एक बिगर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ये सेकंड कॉइल की वजह से होगी म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 इंटू में रेडियस। एक और चीज़, जो बड़ी कॉइल है उसका रेडियस मैं ले रहा हूँ R, कैपिटल R। और जो यहाँ पर कंसेंट्रिक है एक छोटी कॉइल उसका रेडियस मैं ले रहा हूँ स्मॉल r। तो हमें पता चल गया कि जो बड़ी वाली कॉइल है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I2 अपॉन में 2r। अब अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊं तो फ्लक्स जो होगा तो दिस कॉइल वो होगा बी इंटू में एरिया, यानी कि बी इंटू में एरिया किसका, हम लेंगे एरिया छोटी वाली कॉइल का। तो फ्लक्स आएगा B2 यानी कि म्यू नॉट I2 उनमें 2r इंटू में पाई r का स्क्वायर। ये r स्मॉल वाला एरिया हमने लिया है। अब क्योंकि फ्लक्स को जब हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पता लग जाएगा। तो फाई अपॉन I2 विल बी इक्वल टू m और ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई r का स्क्वायर अपॉन में 2r। तो ये होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 1 ड्यू टू कोयल 2। और चीज़ है यहाँ पर कि जो स्मॉल r है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड कॉइल की, ये जो छोटी कॉइल है उसके सरफेस के अराउंड कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल भी किया है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट पाई r का स्क्वायर अपॉन में 2r। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू में पाई। छोटा जो रेडियस है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो मैं उसको ऐसा यूनिट में लिख लूँगा 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और जो कैपिटल R है वो है 100 सेंटीमीटर, उसको 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 10 की पावर माइनस 2 और उसका स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू में 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये आएगा 2 पाई का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस, देखो ये 7 और ये -4 तो -11 आएगा। अब 2 पाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.73 10 की पावर -11, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर -10, या अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -10 हेनरी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमने जो बड़ी वाली कोयल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया है और जो छोटी कोयल है उसके एरिया का इस्तेमाल किया है। दोनों की डॉट प्रोडक्ट करिए, फिर फ्लक्स और करंट का रेशियो जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 112, विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी फ्लक्स गिवन है, ये गिर रही है किसी सरफेस पर जिसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। पूछा है कि टोटल मोमेंटम कितना होगा। देखो जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू U अपॉन में C। U क्या है, टोटल एनर्जी,
और सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो सी की वैल्यू तो हमें पता है 3 × 10⁸ लेंगे, लेकिन टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। तो जो एनर्जी हम निकालेंगे हो जाएगी पावर इंटू में टाइम। लेकिन हमें पावर नहीं गिवन है, हमें गिवन है पावर पर यूनिट एरिया। तो हम टोटल पावर निकालने के लिए पावर पर यूनिट एरिया में, लेट मैं इसको बोल रहा हूँ पी डैश अपॉन में ए। तो ये है पावर पर यूनिट एरिया, इसमें एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पावर पता लग जाएगी, क्योंकि एरिया से एरिया की यूनिट कैंसिल होगी। तो मैं वही कर रहा हूँ, पावर कितनी 30। अब ये है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एरिया की जो कि है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसको मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इंटू टाइम 1 आवर गिवन है, तो इसको हम ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे टाइम को। देखो 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 यानी कि 3600 के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर टाइम ले रहे हैं हम 3600 सेकंड। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये 30 × 2, 300 इंटू में 3600, तो आएगा 216 इंटू 10⁴ आगे टोटल एनर्जी मतलब कि यू। हम निकालते हैं मोमेंटम। मोमेंटम है टोटल एनर्जी, यानी कि 216 इंटू 10⁴, और इसको डिवाइड करेंगे 3 × 10⁸ से। तो ये आएगा 7.2 इंटू 10⁻³ तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, the distance for which the diffraction spreading may be ignored for the rays of 5000 angstrom wavelength and aperture is 3 mm is about। तो वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² अपॉन में लैम्डा। ए मतलब अपर्चर, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ए की वैल्यू 3 मिलीमीटर है, तो उसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर अपॉन में वेवलेंथ है 5000, तो एंगस्ट्रॉन में चेंज करेंगे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 18 मीटर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, an object x is placed in air in front of a convex reflecting surface। अब आपको पता है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से होगा, मतलब ये पोर्शन बाहर की तरफ निकला होगा, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फॉलोइंग 4 केसेस आर ड्रॉन सिंबल देयर। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ, एयर में। अब आपको पता है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाकी मीडियम से, अगर मैं ग्लास की बात करूँ या किसी लेंस की बात करूँ, तो हमेशा एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा बाकी सब मीडियम से। मीडियम को मैं एनएम लिखता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विल ऑलवेज बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जिस भी मटेरियल का वो लेंस बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है n1 में, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया एयर और ये हो गया लेंस। और ये कंडीशन भी हमें गिवन है कि n2 की वैल्यू n1 से ग्रेटर, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इस सरफेस भी देखो कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस, इसका मतलब ये तो सही है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट बी पर। देखो एयर और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट होगा। अब चलते हैं सी पर। ऑब्जेक्ट रखा है एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1 और ये है n2। दूसरा में ये गिवन कि n1 की वैल्यू ग्रेटर है, जो कि होनी भी चाहिए, n2 की वैल्यू कम है। तो इस तरफ हम ये मानेंगे कि ये हो गया एयर, और इस तरफ होगा हमारा लेंस सिस्टम ऐसे। अब आप इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो देखो ये कैसे सिस्टम बन गया। तो ये हो गया कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरफ एयर है और इस तरफ लेंस है।
जो भी मीडियम है। ये कंडीशन भी गिवन है कि n2 की वैल्यू लेस देन n1 से, तो अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो ये भी सही है। ऑप्शन डी। अब x को हमने n1 मीडियम में रखा हुआ है, तो x कहाँ पर रखा था, एयर में। अब आप ये देखो, ये कंडीशन दे रखी है कि n1 की वैल्यू n2 से ग्रेटर है, जो कि नहीं हो सकती। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस से तो कम ही होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और सी, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 15। A short object of length L is placed along the principal axis of concave mirror slightly away from the focus of the mirror। हमें बताना है कि लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी। तो पहले मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये होगी इस पे पॉलिश, और ये पॉइंट पी पोल रेटिव फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी लेंथ हमें गिवन है एल। लेट जो फर्स्ट एज है उसकी पोल से डिस्टेंस है u1, और इसका जो सेकंड एज है उसकी पोल से दूरी है u2। तो जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमने l एज्यूम करी है। तो u1 किसके इक्वल होगा, u1 इक्वल होगा जो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मिड पॉइंट है u। तो हम लिख सकते हैं u1 की वैल्यू होगी u माइनस एल अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एल अपॉन 2, मैं लिख देते हैं एल अपॉन 2, ये हो गया। तो u कंप्लीट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो u में से अगर मैं l/2 माइनस कर दूँ तो मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाए जो कि u1 है। सिमिलरली जो u2 होगा वो होगा u प्लस में l अपॉन में 2। u इसका ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की डिस्टेंस है पोल से। अब लेट इमेज बन रही है किसी डिस्टेंस पर, और इसी तरह से जो लेंथ है, जैसे यहाँ पर मैं l को लिख सकता हूँ u2 माइनस u1, ऐसी लेट l डैश है लेंथ ऑफ इमेज। ऐसे हमने मान लेते हैं कि लेट उसकी जो लेंथ है वर्ल्ड एस है, तो उसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट और सेकंड एज की वो v1 और u1 v1 है, तो हम लेंथ को लिख सकते हैं v2 माइनस v1। अब जो फोकल लेंथ v और u में रिलेशन होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो मैं 1/v को क्या लिख सकता हूँ, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, या फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी u माइनस एफ अपॉन में u इंटू में f, या फिर इसको रेसिप्रोकल करें तो v की वैल्यू होगी u f अपॉन में u माइनस f। ठीक है, अब फोकल लेंथ तो वही होगी। तो v1 के लिए मैं लिख सकता हूँ, v1 के लिए डिस्टेंस होगा u1 f अपॉन में u1 माइनस f। सिमिलरली v2 इक्वल टू हो जाएगा u2 f अपॉन में u2 माइनस f। अब देखो हमें क्या निकालना है, एल डैश यानी कि v2 माइनस v1। मैं ये v2 माइनस v1 करूँगा लेंथ निकालने के लिए। v2 माइनस v1 की वैल्यू पुट करेंगे u2 f अपन में u2 माइनस f, फिर माइनस u1 f और डिवाइड में u1 माइनस f। अब इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल डैश आएगा u2 f मल्टीप्लाई में u1 f माइनस u1 f मल्टीप्लाई में u2 माइनस f अपॉन में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि u2 माइनस f और u1 माइनस f। अब इसमें हम ये वाली कंडीशन भी लगाएंगे कि u माइनस f से बहुत छोटा होगा। देखो u2 और u1 की वैल्यू हमारे पास है u माइनस l/2 के टर्म में, तो इसको मैं लिख देता हूँ l डैश इक्वल टू u2 की वैल्यू है u प्लस l/2 इंटू में f, फिर u1 की वैल्यू u माइनस l/2 और माइनस f। सिमिलरली यहाँ पर u1f मतलब u1 की वैल्यू u माइनस l/2 इंटू में f
फिर मल्टीप्लाई में u2 माइनस एफ, तो u2 की वैल्यू u प्लस L/2 माइनस एफ। सिमिलरली डिवाइड में u2 की वैल्यू u प्लस L/2 माइनस एफ, और u1 की वैल्यू u माइनस L/2 माइनस एफ। देखो इसको मैं अगर यहाँ पर सोल्व करूँगा तो काफ़ी बड़ा पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये कंडीशन अप्लाई करोगे, जो एल डैश की वैल्यू आएगी, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो होगी एफ का स्क्वायर अपॉन में यू माइनस एफ का स्क्वायर इंटू में एल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, होगा लेंथ का स्क्वायर इंटू में लेंथ अपॉन में यू माइनस एफ का स्क्वायर। इसको अगर आप डायरेक्ट भी याद करो तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, एफ स्क्वायर अपॉन में यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू में लेंथ एल। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसको ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेनली थे KBS एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसमें दो मिरर हैं और हमें ये दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट O है जिसकी ऑब्जेक्ट ए से डिस्टेंस है 0.2 मीटर। तो हमें बताना है कि जो बाकी नियरेस्ट इमेज होगी फ्रॉम दी मिरर ए, वो किस डिस्टेंस पे होगी। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यू डिस्टेंस पर है, तो उसकी जो इमेज होगी वो v डिस्टेंस पर अगर बन रही होगी तो u और v दोनों इक्वल होंगे। मतलब जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता है उतनी दूरी पीछे उसकी इमेज बनती है। तो एक बात तो क्लियर कि जो पहली इमेज यहाँ पर बनेगी वो 0.2 x पर ही बन जाएगी। तो 0.2 तो सब में गिवन भी है ऑप्शन में। देखो पहला तो काफ़ी आसान है निकालना, लेकिन बाकी जो इमेज है मैं उनका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे निकाल पाएंगे। तो लेट कंसेप्ट ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, और लेट दोनों मिरर के बीच का जो सेपरेशन है वो है d। ध्यान रहे यहाँ पर ये x दिया हुआ है, बट मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर दो मिरर के बीच में सेपरेशन d है और ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिरर से लेट ये a है, उससे x डिस्टेंस पर है, तो जो फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज, वो तो सेम ही होगा x के इक्वल। फिर डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज, तो इसमें आपको क्या करना है, जो इन मिरर के बीच का डिस्टेंस है उसको डबल करके जो ये डिस्टेंस गिवन है उसमें से माइनस कर दो, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज, तो वो हो जाएगा जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको डबल करो, उसमें प्लस कर दो x। ऐसे ही अगर आपको फोर्थ इमेज का भी डिस्टेंस निकालना है, तो अब आपको जो डिस्टेंस है उसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4d और माइनस एक्स। फिफ्थ का निकालना है तो 4d प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके इसमें बाकी जो सेकंड और थर्ड इमेज है, फर्स्ट तो हमें पता लगे 0.2 है, सेकंड इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d माइनस एक्स। तो सेकंड इमेज का डिस्टेंस तो क्या होगा, 2d माइनस एक्स है ना, मतलब डबल कर दो किसके बीच की दूरी, मिरर के। तो यहाँ पर इन मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2x है, मतलब x है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 2x माइनस ऑब्जेक्ट की मिरर से कितनी दूरी है, वो है 0.2, तो 0.2x। तो 2 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 1.8x आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड इमेज का जो डिस्टेंस है वो 1.8x होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी 1.8, इसमें भी 1.8, 0.2 0.2। अब चलते हैं थर्ड इमेज का डिस्टेंस। अब क्या करना है, थर्ड इमेज के लिए 2d प्लस एक्स करना है, मतलब मिरर के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको डबल करो और प्लस एक्स कर दो। तो यहाँ पर मिरर के बीच की दूरी कितनी है, एक्स है, तो उसका डबल कितना हो जाएगा 2x। फिर ऑब्जेक्ट के मिरर से कितनी दूरी है 0.2x, तो उसको प्लस कर दो 0.2x। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.2 मतलब 1 पॉइंट, सॉरी 2.2x।
इमेज की दूरी आएगी 2.2x, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल एलिमेंट कैन चेंज द वेव फ्रंट ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब ऐसा कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो कि प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में ये आ रहा है प्लेन वेव फ्रंट, और कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद ये इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है और ये एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगा। तो अब देखो ये स्फेरिकल शेप आ रही है इसकी। एक तो कॉनकेव मिरर प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर भी करता है, कॉन्वेक्स लेंस भी करता है, कॉनकेव लेंस भी करता है। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन में एक और चीज प्रिज्म का भी दिखा देता हूँ। प्रिज्म का प्लेन ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। अब हमारे ऑप्शन में कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस उसको चेंज नहीं कर पाएगा स्फेरिकल में। दूसरा है कॉनकेव मिरर, ये कर देगा। प्रिज्म तो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लेन मिरर में भी कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, अ कॉनकेव मिरर। अगर प्लेन ना होता यहाँ पर वर्ड, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस होता तो वो करेक्ट हो जाता, बट क्योंकि प्लेन है तो प्लेन कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, उसका सिंबल यहाँ पर गिवन है। हमें बताना है कि अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, या आपको पढ़ा होगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर अपॉन में पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 mk। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो लैम्डा है उसका फॉर्मूला होगा एच अपॉन में √2 mk। अब एच तो कांस्टेंट होता है सबके लिए सेम, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, जो वेवलेंथ है यहाँ पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा होगा मास पर। तो जिसका मास सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। अब वैसे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास इन सबसे सब में से सबसे कम होता है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बट मैं एक डाटा लिख देता हूँ, जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन तो वो होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अगर ये आपको याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन जो नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वली होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना होता है। इसका मतलब हो जाएगा 6.44 इंटू 10⁻27 kg। अब आप ये देखो प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल है, तो जो न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की वेवलेंथ होगी वो नियरली इक्वल होगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ इक्वल होगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मास किसका है, अल्फा का। उसको सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो होगी अल्फा की। तो मैं आप लेस देन का साइन लगा, सबसे कम किसकी होगी, अल्फा की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम है, यानी कि -31 से हम कंपेयर करें, पावर से कंपेयर करने पर आपको पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो ये ऑर्डर सही रहेगा। सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कोर इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्यूल और मॉडरेटर होता है, जिसके जो कि सराउंडेड होता है रिफ्लेक्टर के, तो ये किसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिड्यूस करता है लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है कि ये ट्रांजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ। जैसे लाइमन, अब होता है लाइमन सीरीज कब आती है, बाल्मर, ऑस्टिन। देखो लाइमन के लिए ट्रांजिशन किसी भी n की वैल्यू से होता है n इक्वल टू 1 में। यही बाल्मर में n से n इक्वल टू 2 में होगा। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन और 2 स्टेट में आएगा, सेकंड स्टेट में आएगा। ऑस्टिन के लिए n से इक्वल टू 3 में, ब्रैकेट के लिए n से n इक्वल टू 4 में,
और फ्रंट में n से n इक्वल टू 4 में 5 में। अब यहाँ पर ये 3 से 2 में आ रहे हैं, मतलब आप ये देखो फाइनली आ किस में रहा है, 2 में आ रहा है। तो 2 में मतलब क्या, बालमेर, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बालमेर। तो 3 से 2 जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बालमेर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा।